फ्रेंड्स, वेलकम टू केस अनरैप। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या आपने ये सुना है कि एक हत्या को छुपाने के लिए 9 और हत्याएं करनी पड़ी हो? यह सच्ची घटना है तेलंगाना की, जहां बिहार से काम करने आए संजय कुमार को वहां काम करने वाली रफीका नाम की महिला से प्यार हो जाता है। और कब यह प्यार ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां एक के बाद एक 9 लाशें गिर जाती हैं। मार्च 2020 में कोरोना ने पूरे देश में फैलना शुरू कर दिया था। 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वहीं फंस कर रह गए थे। तेलंगाना में साईं दत्ता नामक ट्रेडर्स की फैक्ट्री में कुछ मजदूर बिहार से और बंगाल से थे, वह भी इसी फैक्ट्री में कैद होकर रह गए थे। अब मई का महीना शुरू हो गया था। फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर को कुछ ऑर्डर मिलता है। वह ड्राइवर को बोलता है कि फैक्ट्री जाओ और बोरियों का ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचा दो। ऐसा कहने पर ड्राइवर फैक्ट्री में जाता है, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता है। ड्राइवर मालिक को जानकारी देता है कि फैक्ट्री के अंदर तो एक भी मजदूर नहीं है, जबकि वहां पर कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर ये जानकारी अपने पार्टनर संतोष को देता है और फिर दोनों कुछ और लोगों के साथ फैक्ट्री की तरफ आते हैं और मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर मजदूरों का कोई पता नहीं लग पाता। कुछ लोग फैक्ट्री से कुछ दूरी पर मौजूद एक कुएं तक पहुंचते हैं। एक व्यक्ति कुएं के अंदर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि कुएं के अंदर 4 बोरी तैरती हुई दिखाई देती हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। बोरी में शक के मुताबिक मजदूरों की लाश निकलती है। मरने वालों की पहचान मकसूद आलम, पत्नी निशा, बेटी बुशरा खातून और 3 साल के बेटे बबलू के रूप में होती है। 5 लोग अभी भी लापता थे, उनकी भी तलाश शुरू होती है। अंत में पुलिस वाले कुएं की गहराई में जाकर तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुएं के तल से 5 और शव बरामद किए जाते हैं। इन 5 की पहचान 20 साल के शाहबाज आलम, 18 साल के सोहेज, 30 साल के शकील, 22 साल के शाम और श्रीराम के तौर पर होती है। एक साथ 9 लोगों की मौत से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। हत्याओं का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट में पता लगता है कि सभी की मौतें 20 मई की रात 9:30 बजे से लेके 21 मई की सुबह 5 बजे तक हुई हैं। 20 मई की रात को मकसूद के 3 साल के बेटे बबलू का जन्मदिन मना गया था। तभी 2 मोबाइल फोन मिले थे, जिसमें कि पता लगता है एक मोबाइल फोन मकसूद की पत्नी निशा और दूसरा मोबाइल फोन श्रीराम का है। अब पुलिस वालों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू करते हैं। सीसीटीवी कैमरे में पता लगता है कि 20 मई की शाम लगभग 6 बजे ट्रैक्टर गोडाउन की तरफ से एक व्यक्ति साइकिल पर आ रहा है और वही व्यक्ति 21 मई की सुबह 6 बजे के आसपास घटना स्थल की तरफ जाते हुए दिखा। फाइनली 25 मई 2020 को सीसीटीवी से में कैद हुए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर लेते हैं। यह शख्स की पहचान संजय कुमार यादव के तौर पर होती है, जो बिहार का रहने वाला था और पिछले 6 साल से तेलंगाना में मजदूरी कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में संजय इनकार कर देता है, परंतु जब पुलिस थोड़ी सख्ती करती है तो मर्डर आरोप स्वीकार कर लेता है। आप भी ये सोचकर लगे होंगे कि आखिर इसने ये हत्याएं की क्यों हैं? चलो जानते हैं। संजय 6 साल पहले मकसूद से मिला और उसने काम लगवाने की गुजारिश की। मकसूद संजय को बोरी बनाने वाली फैक्ट्री में ही काम दिला देता है और उसके परिवार भी वहीं काम करता है। मकसूद के परिवार में मकसूद के अलावा उसकी पत्नी निशा की एक रिश्तेदार रफीका तथा रफीका के 3 बच्चे थे। रफीका का तलाक हो चुका था और वह बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहते हुए काम करती थी तथा फैक्ट्री में रहने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाया करती थी। यही काम करते करते संजय और रफीका एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं।
कुछ समय तो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, मगर रिश्ते में करवाट आनी शुरू होने लगती है जब रफीका को शक होने लगता है कि संजय उसकी 16 साल की बेटी पर गंदी नजर रखने लगा है। इस बारे में जब रफीका संजय से बात करती है तो संजय कहता है ऐसा कुछ नहीं है, परंतु संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इस कारण रफीका संजय पर शादी का दबाव बनाने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग कारणों से शादी करने के लिए इनकार करता है, परंतु वह ऐसा ज्यादा दिन नहीं कर पाता और शादी के लिए मान जाता है। शादी करने से पहले रफीका संजय को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए बंगाल लेकर जाना चाहती थी और वह अब 6 मार्च को संजय और रफीका पश्चिम बंगाल जाने वाले गरीब रथ में सवार हो जाते हैं। संजय के मुताबिक वह रफीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसकी बेटी को पसंद करता था, मगर उसकी बेटी तक जाने के लिए उसने रफीका का इस्तेमाल किया था, क्योंकि रफीका शादी के लिए दबाव बना रही थी, इसलिए रफीका को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। जैसे ही संजय और रफीका ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन कुछ दूरी चलती है तो संजय रफीका को छाछ पीने के लिए देता है। छाछ में बेहोशी की दवा मिली हुई होती है। छाछ पीते ही वह बेहोश हो जाती है। संजय दुपट्टे से रफीका का गला घोट देता है और फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश वेस्ट गोदावरी पहुंचती है तो वह संजय रफीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। रेलवे पुलिस रफीका की बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करती है। रफीका की पहचान करने की कोशिश की जाती है, मगर रफीका की कोई पहचान नहीं होती। इधर संजय ट्रेन से उतरकर वापस वरंगला वाली ट्रेन पकड़ लेता है। संजय अब फैक्ट्री अकेले आता है तो रफीका के तीनों बच्चे उससे सवाल करने लगते हैं। इस पर संजय कहता है तुम्हारी मम्मी नाना नानी के घर में यानी पश्चिम बंगाल में ही रुक गई हैं। इधर मकसूद की पत्नी निशा रफीका को लगातार फोन मिलाती है, मगर रफीका का फोन नहीं लगता और उसे संजय पर शक होने लगता है और ये सारी बातें वह अपने पति मकसूद को बताती है कि वह लगातार फोन मिला रही है मगर रफीका का फोन नहीं लग रहा। फिर वो दोनों संजय से पूछताछ करते हैं कि आखिर रफीका है कहाँ। वह घबरा जाता है और वह बिना बताए वहाँ से निकल जाता है। लॉकडाउन की वजह से वह इधर उधर ही भटकता रहता है और घूम फिर वरंगला आ जाता है। यहाँ आकर मकसूद और निशा एक बार फिर संजय से रफीका के बारे में पूछते हैं और उससे बोलते हैं अगर तुमने नहीं बताया कि रफीका कहाँ है तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। अब संजय को डर सताने लगता है कि वह पुलिस में गए तो वह पकड़ा जाएगा। संजय और मकसूद और निशा को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। संजय को पता लगता है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर अपने 3 साल के बेटे बबलू का जन्मदिन मनाने वाला है। वह बाजार से भारी मात्रा में नींद की गोली खरीदता है और मौका देखकर दाल में 60 नींद की गोलियां मिला देता है। खाना खाते ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। संजय एक एक कर सबको बोरी में भरना शुरू करता है और एक एक बोरी को खींचकर सबको कुएं में डाल देता है। पुलिस के पूछताछ में बताता है कि वह खाना खाने के बाद सबकी सांसें चल रही थी, फिर भी उसने सभी को बोरी में डालकर मरने के लिए कुएं में फेंक दिया था। लंबे समय तक मामले की सुनवाई चलती रहती है और फाइनली 2023 में एक निचली अदालत द्वारा संजय को धारा 302, 380 और 354C के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। मगर संजय के पास अभी भी ऊपरी अदालत में अपील करने का रास्ता खुला हुआ है और वह फिलहाल जेल में है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।